नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बात अलवर में आक्रोश रैली की है। अलवर में मंदिर विध्वंस के विरोध में आज हिंदू महासंगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में प्रदेश भर से साधु संत शामिल हुए। कलेक्टर ऑफिस पहुंचे बीजेपी सांसद बालक नाथ ने कहा कि हम राजस्थान सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति करने से रोकने के लिए ये मार्च निकाल रहे हैं। हमारे ज्ञापन में हमने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, ध्वस्त मंदिर निर्माण की मांग की है। तो अलवर में आक्रोश रैली और ये तस्वीरें, 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। मंदिर ध्वस्त किया गया था, उसके बाद से आक्रोशित हिंदू समुदाय, आक्रोशित बीजेपी ने भी मार्च निकाला। इस हिंदू संगठनों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल थे। अलवर सांसद पहुंचे इस मार्च में और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ हम लोग ये मार्च निकाल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस मार्च में शामिल हुए। अलवर में आक्रोश रैली। इस आक्रोश रैली के जरिए मांग की गई है कि दोषी अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने मंदिर ध्वस्त किया है, और ध्वस्त मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया जाए। इन मांगों के साथ ये रैली निकाली गई। इस रैली को देखते हुए सुरक्षा बल भी पुख्ता व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा बल मौजूद रहा इस रैली के साथ साथ। कि लगातार ये सरकार जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा राजस्थान में दे रही है और सरकार के द्वारा कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं एक विशेष समाज को लाभ पहुंचाने के भाव से। आप देखेंगे कि जोधपुर की घटना है कि वहां पर विद्युत विभाग एक फतवा जारी करता है। फतवा जारी मस्जिदों से होता था, लेकिन वर्तमान में राजस्थान के सीएम हाउस से फतवा जारी होता है। जिस प्रकार से मुस्लिमों के मस्जिदों से फतवा जारी होता था, उसी प्रकार से, उसी पद्धति से राजस्थान सरकार फतवा जारी करती है कि उस समाज जहां पर रोज़ा चल रहे हैं तो वहां पर मुस्लिम समाज की जहां आबादी विशेषतर ज़्यादा हो, उस क्षेत्र की विद्युत की आपूर्ति सुचारू रखी जाए। फिर बाद में फतवा जारी होता है कि सनातन धर्म की हिंदू यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है। कोई भी शोभा यात्रा नहीं निकालेगा और तो और अपने घर के ऊपर कोई भगवा ध्वज भी नहीं लहराएगा। इस प्रकार की व्यवस्था ही राजस्थान सरकार में, इस राजस्थान सरकार ने राजस्थान के अंदर माहौल खड़ा किया है। सालासर का मंदिर दरबार गिराया जाता है, राम दरबार जो मुख्य द्वार था। जो 300 साल पुराने देवी देवताओं के भगवान के मंदिर तोड़े गए, उनको तुरंत प्रभाव से उसी जगह पर नियमानुसार जो हमारी सामाजिक संस्कृति उसको ध्यान में रखते हुए उनका पूरा जीर्णोद्धार करके दोबारा से उनको वहीं पर स्थापित किया जाए। सबसे पहले मांग तो हमारी है। उसके अलावा जो भी इसके अंदर दोषी हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जब एक साधारण व्यक्ति की हत्या पर भी धारा 302 की मुकदमा चलता है, तो हमारे यहाँ पर कानून में मंदिरों में स्थापित ठाकुर जी को विधिक व्यक्तित्व दिया गया है। उनकी एक लीगल पर्सनैलिटी है, उनको एक पर्सन का दर्जा है, उनके नाम पर भूमि होती है, उनके नाम पर संपत्ति होती है, जायदाद होता है, उनके नाम पर ट्रस्ट होता है। वो एक विधिक व्यक्तित्व है। जब एक विधिक व्यक्तित्व के आधार को जब नुकसान पहुंचाया जा रहा है, एक तरह से उसका वध किया जा रहा है, आरे से उसको काटा जा रहा है, मशीनों से काटा जा रहा है, तो क्या उन पर धारा 302 का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? हम लोग प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे आस्था का जो सवाल है उसका मान रखते हुए जो भी कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता ने जो गलत ऑर्डर दिए हैं उन सबको सस्पेंड किया जाए। और गवर्नमेंट को धन्यवाद देके किया भी है, और हम चाहते हैं कि आगे ऐसा अशोक गहलोत की सरकार में ना हो। सबसे बड़ी बात ये है कि हाँ, कुछ लोगों ने गलत डिसीजन लिया है, पर अशोक गहलोत जी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आज मैं खुद भी कांग्रेस से हूँ, बट कहीं ना कहीं कांग्रेस वालों के जो रूल्स और नियम हमारे आस्था के खिलाफ जा रहे हैं, इसी वजह से आज मुझे उनके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। और कोटा से बड़ी खबर है, जहां कब्र से 1.5 वर्षीय मासूम का शव निकाला गया। आज नयापुरा कब्रिस्तान की कब्र से शव को बाहर निकाला गया। मौके पर पंचनामा करवाया गया, पोस्टमार्टम करवाया गया। छत पर रखी पानी की टंकी में डूबने से इस मासूम की मौत हुई थी। हत्या की आशंका पर परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया था। रामपुरा कोतवाली पुलिस और डॉक्टर्स की टीम मौके पर मौजूद रही।
बड़ी खबर, 1.5 साल के बच्चे का शव कब्र से बाहर निकाला गया। ओम मेरे सहयोगी कोटा से ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या पूरा मामला? जी, ये 2 दिन पहले करबला इलाके में हंसता खेलता एक 1.5 वर्षीय मासूम अबीर जो लापता हो गया था। चंद घंटों बाद लापता हुए उस बालक का तब अपने ही मकान की छत पर, जो 3 मंजिला मकान है, उसकी छत पर 500 लीटर की एक पानी की टंकी में जब मिला तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। और मौत के बाद हालांकि तत्काल तो परिजनों ने किसी के दबाव में आकर उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जब मौत के कारणों के बारे में जब सच कोई किसी परिवार से उगलने लगे तो बाद में पता चला कि ये मौत ऐसे कैसे हो सकती, क्योंकि टंकी बहुत ऊंची थी और जो मासूम है उनका कद बहुत छोटा था। तो कई सवाल जब खड़े हो रहे थे और इस मौत का रहस्य जानने के लिए परिजनों ने आईजी को परिवार पेश कर मामला दर्ज करवाया। 302 में हत्या का जब मामला दर्ज होने के बाद ये जांच आगे बढ़ी और कोर्ट के आदेश के बाद आज पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में जो चिकित्सा विभाग की टीम है पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मौके पर ही अभी प्रक्रिया जारी है। नयापुरा के कब्रिस्तान में इस मासूम के शव को कब्र से बाहर निकाला गया है और पोस्टमार्टम कर इसके जो मौत हुई उनके कारणों की स्पष्ट जो है तथ्य सामने आएंगे। उसके बाद में जो है कौन आरोपी हो सकते हैं जिन्होंने इस मासूम को मौत की घाट उतारा है या हत्या की कोई और वजह हो सकती है, इस पूरे मामले से पर्दा उठेगा। जी, किसी पर शक जताया है परिजनों ने? परिजनों ने स्पष्ट रूप से तो किसी का नाम नहीं बताया, लेकिन कहीं न कहीं ये माना जा सकता कि पुलिस और परिजनों की जो पुलिस की जो जांच आगे बढ़ रही है या परिजनों का जो शक है वो कहीं न कहीं परिवार के किसी सदस्य पे ही है और रिश्तेदारों में है, क्योंकि उनके परिवार में कोई और आता जाता नहीं था। संयुक्त रूप का परिवार है, वो सामूहिक रूप से बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, 7-8 भाई हैं। और तो जब शाम को 5 बजे वो बच्चा अचानक लापता हुआ और परिजनों का तो ये तक कहना है कि 20-25 दिन पहले भी बच्चों के शरीर, उसी बच्चे के शरीर पर कुछ नाखून के निशान थे, हल्के से चोट के निशान थे। तो पहले ही इस तरह की। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड को लेकर अहम बैठक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीसी के जरिए जुड़े हैं। ये सीधी तस्वीर है। अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। इन सब के बावजूद पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारे पास कुछ महीने पहले जो लहर आई उस लहर ने हमने उसमें से बहुत कुछ सीखा भी है। सभी देशवासी ओमिक्रॉन लहर से सफलतापूर्वक निपटे, बिना पैनिक किए देशवासियों ने मुकाबला भी किया। साथियों, 2 साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक कोरोना से जुड़े हर पक्ष में जो भी आवश्यक है वहां मजबूती देने का काम किया है। तीसरी लहर में किसी भी राज्य से स्थितियां अनियंत्रित होने की खबर नहीं आई। इसको हमारे कोविड वैक्सीनेशन अभियान से भी काफी मदद मिली। देश के हर राज्य में, हर जिले में, हर क्षेत्र में, चाहे वहां की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी भी रही हो, वैक्सीन जन जन तक पहुंची है। प्रत्येक भारतीय के लिए ये गौरव की बात है कि आज भारत की 96% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 15 साल के ऊपर उम्र के करीब 85% नागरिकों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। साथियों, आप भी समझते हैं और दुनिया के ज्यादातर एक्सपर्ट्स का निष्कर्ष यही है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा कवच है। हमारे देश में लंबे समय बाद स्कूल्स खुले हैं, क्लासेस शुरू हुई है। ऐसे में कोरोना केसेस के बढ़ने से कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए चिंता बढ़ रही है।
कुछ स्कूल्स में बच्चों के संक्रमित होने के मामले में भी कुछ न कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन संतोष का विषय है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन का कवच मिल रहा है। मार्च में हमने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। अभी कल ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण यह हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत होगी। टीचर्स और माता पिता इसे लेकर जागरूक रहें, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा। वैक्सीन सुरक्षा कवच की मजबूती के लिए देश में सभी वयस्कों के लिए प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध हैं। टीचर्स, पेरेंट्स और बाकी एलिजिबल लोग भी प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। इस तरह भी हमें उन्हें जागरूक करते रहना होगा। साथियों, तीसरी लहर के दौरान हमने हर दिन 3 लाख से ज्यादा केसेस देखे हैं। हमारे सभी राज्यों ने इन केसेस को हैंडल भी किया और बाकी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को भी गति दी। यही बैलेंस आगे भी हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहना चाहिए। हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स नेशनल और ग्लोबल सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उनके सुझावों पर हमें प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना होगा। इन्फेक्शंस को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और अब भी यही रहनी चाहिए। आप सबने भी जिस बात का उल्लेख किया, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की हमारी स्ट्रेटेजी को भी हमें उतने ही प्रभावी तौर पर लागू करना है। आज कोरोना की जो स्थिति है उसमें यह जरूरी है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों में जो हमारे गंभीर इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं उनका 100% आरटी-पीसीआर टेस्ट हो। इसमें जो भी पॉजिटिव आते हैं उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजें। इससे हम वेरिएंट की समय समय पर पहचान कर पाएंगे। साथियों, हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करना है। साथ ही पब्लिक में पैनिक न फैले, ये भी सुनिश्चित करना है। साथियों, आज की इस चर्चा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए जो काम हो रहे हैं उनकी भी बात हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बेड्स, वेंटिलेटर्स और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के मामले में हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं फंक्शनल रहे, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा और उसको मॉनिटर किया जाए, जिम्मेवारी तय की जाए ताकि कभी जरूरत पड़े तो हमें संकट ना आए। साथ ही अगर कहीं कोई गैप है तो मैं आग्रह करूंगा कि टॉप लेवल पर उसको वेरीफाई किया जाए, उसको भरने का प्रयास हो। मेडिकल कॉलेजेस, जिला अस्पताल, इन सब में हमें अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्केल अप करना है और मैन पावर को भी स्केल अप करना है। मुझे विश्वास है आपसी सहयोग और संवाद से हम लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते भी रहेंगे
और रास्ते भी निकालते रहेंगे। साथियों, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जिस भावना को संविधान में व्यक्त किया गया है, उस पर चलते हुए भारत ने कोरोना के खिलाफ मजबूती से ये लंबी लड़ाई लड़ी है। वैश्विक परिस्थितियों की वजह से, बाहरी कारकों की वजह से देश की आंतरिक परिस्थितियों पर जो प्रभाव होता है, केंद्र और राज्यों ने मिलकर उसका मुकाबला किया भी है और आगे भी करना ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर के हरमाड़ा में पानी को लेकर घेराव किया गया। कई कॉलोनी के लोगों ने यहां घेराव किया। विश्वकर्मा में सहायक अभियंता कार्यालय का घेराव किया गया। हरमाड़ा के पास अनोखा पंप हाउस से सप्लाई की मांग की। लोगों के हंगामा करने पर यहां पुलिस भी बुलानी पड़ी। ये सही है, वाजिब इनके विश्वकर्मा में सहायक अभियंता कार्यालय का घेराव किया। लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर हरमाड़ा के पास अनोखा पंप हाउस से सप्लाई की मांग ये लोग कर रहे हैं। लोगों ने हंगामा किया तो उन्हें शांत कराने के लिए, काबू में करने के लिए यहाँ पुलिस बल भी बुलाना पड़ा। पुलिस को भी यहाँ बुलाना पड़ा। और बड़ी खबर आ रही है, कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अब गांधीगिरी का रास्ता अपना लिया है। अब गांधी जी के वेश में ये स्वास्थ्य सहायक प्रदर्शन कर रहे हैं। धूप में घुटनों पर बैठकर गुहार लगा रहे हैं। 27 दिन से कोविड सहायकों का धरना लगातार जारी है। शहीद स्मारक पर इनका धरना जारी है। संविदा कैडर में शामिल किए जाने की इनकी मांग है। कल स्वास्थ्य सचिव के साथ इनकी वार्ता हुई थी, लेकिन वो भी विफल रही। कोविड स्वास्थ्य सहायक CHA धरना लगातार जारी। 27वां दिन आज, 27 दिन से लगातार ये लोग धरना दे रहे हैं। और आज अनूठा तरीका इन्होंने अपनाया है। गांधीगिरी का रास्ता इन्होंने अपनाया है। गांधी जी के वेश में यहाँ बैठे हैं ये लोग। धूप में घुटनों पर बैठकर गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अनुशासन टूटने तो देंगे नहीं, ये भी पक्का है। करना पड़ेगा, ये बात लिखवा के ले लो। जिनको जल्दी है वो जल्दी वाला टंटा में उठे, ये सभी को पता है। चलिए, सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं शहीद स्मारक पर। सौरभ, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा, एक बार इन लोगों से आप ये अपील कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग रोज़ इन्हें सीधा न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। इनकी परेशानियों से लोगों को, जिम्मेदारों को, सरकार को अवगत करवा रहे हैं। तो एक बार आप इन्हें कह दीजिएगा कि इन्हें जो भी अपनी बात रखनी हो वो आपके ज़रिए न्यूज़ 18 पर रख सकते हैं। शोर ना करें, और चाहें तो अपने मोबाइल पर न्यूज़ 18 राजस्थान ऑन कर ये हमारी कवरेज देख सकते हैं और आपके ज़रिए मुझसे सवाल भी कर सकते हैं, जवाब भी ये दे सकते हैं। सौरभ, आज इन्होंने अनूठा तरीका अपनाया है, गांधीगिरी का रास्ता अपनाया है। तस्वीरें दिखाइए, इनसे बात कीजिए। देखिए, आज ये गांधी जी के शरण में आ चुके हैं और यहाँ पर तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर है। एक कोविड स्वास्थ्य सहायक को इन्होंने गांधी जी का वेश जो है वो धारण कराया है और बाकी तमाम जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है वो धूप में घुटनों पर के बल बैठकर जो है वो यहाँ पर अपने प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीर है। ये टेम्परेचर अभी 40 डिग्री हो चुका और यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से घुटनों के बल बैठकर ये लोग जो है वो सरकार का ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहते हैं। और ये तस्वीर बताती है कि अब चूंकि 26 दिन गुजर चुके हैं और आज 27 दिन है और आज इनको गांधीगिरी यानी गांधी जी की याद जो है वो आ गई है कि अब गांधी जी के पास ही जो है वो समस्या का हल हो सकता है। इस लिहाज से आज वो गांधीगिरी के रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप गांधी जी बनकर क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मांगे जो है वो इनकी पूरी करना चाहेंगे? हमें नर्स ग्रेड सेकंड सुविधा के रूप में हमें शामिल किया जाए और हमें वेतन मतलब हमारा जो हक बनता है मानदेय वेतन हमारा सरकार बढ़ाए। और गांधीवादी तरीके से हम प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को भी गांधीवादी का संदेश देना चाहते हैं कि गांधी को अगर सरकार मानती है और मानते आई है, और यही संदेश देना चाहता हूं कि इस धरने को अगर
हमें हमारी जो भी मांगे हैं पूरी करके हम अपने घर जाएं। मांगे जो है वो पूरी कर घर जानते हैं, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए सुमित, क्या तस्वीर है। इस भीषण घर में हर कोई व्यक्ति जो है वो बचता अच्छा, है। इनके साथ जो खड़े हैं ये शायद पीपीई किट पहनकर खड़े हैं सौरभ इस गर्मी में। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये देखिए ये एक शख्स है, इनको पीपीई किट पहनकर बिठाया गया है। साथ ही यहाँ पर गांधी जी के 3 बंदर भी बनाए गए हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, इस प्रकार से जो है वो तस्वीर। आप पीपीई किट पहनकर क्यों खड़े हैं? बिल्कुल, हम पीपीई किट इसलिए पहन के खड़े हैं क्योंकि हमने ऐसी महामारी के बीच में ऐसे और काम किया था कि, और आज इसलिए खड़े हैं कि 48 डिग्री जो टेम्परेचर है उसके अंदर भी हम अपनी सहनशीलता लेकर के पीपीई किट पहन के इतनी बड़ी गर्मी में हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करें। जल्द से जल्द मांग पूरी हो सुमित, ये मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। एक छात्रा है कोविड स्वास्थ्य है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? धूप में घुटनों के बल बैठकर गांधी जी से क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी मांगों से जल्दी से जल्दी सुने। 27 दिन से हम यहाँ पे धूप में बैठे हैं, हमें बहुत सारी परेशानियां भी आ रही है, फिर भी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो घर वाले भी अब आप लोगों को कह रहे होंगे इतने दिन बहुत हो गए, प्रदर्शन कर लिया, आप घर आ जाओ, क्योंकि इस भीषण गर्मी में और घर से दूर एक युवती का, छात्रा का, महिला का होना उनको भी टेंशन देता होगा। नहीं, मेरे पापा जी बोल रहे हैं कि तू नौकरी लेके ही आना, ये तेरा हक है और तू नौकरी लेके वापस घर आना। बहुत मुश्किल हो रही होगी इस भीषण गर्मी में। हाँ, मुश्किल तो हो ही रहा है, बहुत सारी गर्मी है। हम इतने दिनों से यहाँ पे बैठे हैं, 27 दिन हो गए हमें आज यहाँ पे बैठे हुए। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमें संविदा कैडर 2022 में शामिल करें। कैडर, संविदा कैडर में शामिल करने की मांग जो है वो कर रहे हैं। और ये कुछ सीएचए हैं और बाकी सीएचए जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। और रवि इनके नेता जो है हमारे साथ मौजूद है। रवि, ये गांधीगिरी करने की क्यों जरूरत पड़ गई? गांधी जी से हम अशोक गहलोत जी को ये समझाना चाहते हैं कि हमारा जो आंदोलन है वो बिल्कुल गांधीवादी तरीके से है, और जो अशोक गहलोत जी है वो गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। तो उसी विश्वास के साथ हमें हमारा हक देने का काम करें। हम गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं और हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। हम भी गांधीवादी विचारधारा से सहमत हैं। तो अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है आप लोगों की? आज तो गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर लिया, आगे क्या कुछ करने वाले? आगे की रणनीति ये है, हमारा जिला स्तरीय जो कलेक्ट्रेट के घेराव है वो चल रहे हैं निरंतर, और हम आगे इसको, अभी तो एक जिले में हो रहा था, कल या परसों की तारीख में हम इसको कंटिन्यू एक साथ 8 या 10 जिलों में करवाने की कोशिश करेंगे। और 30 तारीख तक अगर हमारी समस्या का हल नहीं होता तो जिला स्तर पर हम चक्का जाम करवाना, आंदोलन को उग्र करने का काम करेंगे। राकेश टिकैत जी के साथ हम निरंतर संपर्क में हैं। जैसे ही राकेश टिकैत जी की हाँ होती है तो वो भी यहाँ आएंगे, और राजधानी को चारों तरफ से किसान आंदोलन व आमजन के सहयोग से, क्योंकि हमारे जो जितने भी घेराव हुए हैं कलेक्ट्रेट के, उसके अंदर आमजन व सर्व समाज का हमें सहयोग मिला है, किसान नेताओं का सहयोग मिला है। हम राजधानी को घेरने का काम भी करेंगे अगर हमें जरूरत पड़ी तो। लेकिन बहुत निराशा होगी, 27 दिन हो गए, आप लोगों की मांग को कोई ठोस मुकम्मल जवाब जो है वो नहीं मिला। देखो, संघर्ष है सर, संघर्ष के अंदर दिन नहीं गिने जाते, रिजल्ट देखा जाता है। हम उसी रिजल्ट की वेट में हैं, दिनों का कोई चक्कर नहीं। चाहे 27 हैं तो 56 और हो जाएंगे। हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, चाहे 6 महीने आंदोलन चले, हम जाएंगे तो अपना जीत के जाएंगे, अपना हक लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जीत मैटर करती है, दिन हमारे लिए कोई मैटर नहीं करते। यहीं बैठे हैं हम। तो सुमित, आपने सुना इनका हौसला किस प्रकार का है कि मैनेज किस तरह से कर रहे हैं लोग? 27 दिन हो गए हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है, खाना पीना, क्या कोई एनजीओ, कोई संस्था भी जुड़ी है इनके साथ? देखिए, शुरुआत में इन्होंने किसी एनजीओ के जरिए 20 रुपए प्लेट के हिसाब से एक दिन में एक टाइम का भोजन ये करते थे। लेकिन फिर इन्होंने अपने अब जो जितने भी कोविड स्वास्थ्य आयोग जो ब्लॉक वाइज लगे हुए थे, हर ब्लॉक को हर रोज एक जिम्मेदारी दी जाती कि वही अपना पैसा इकट्ठा करे और एक दिन का भोजन जो है वो इन लोगों के लिए तैयार करे। तो ये हर ब्लॉक जो है वो हर रोज एक दिन का भोजन जो है वो तैयार करता है और उसी के जरिए ये लोग यहाँ पर भोजन जो है वो कर रहे हैं। पास में ही एक गुरुद्वारा है विधायकपुरी थाने के पास में, वहाँ पर ये खुद ही जो कोविड स्वास्थ्य है कि खुद ही जो है वो भोजन तैयार करते हैं और एक टाइम का भोजन जो है वो करते हैं। लेकिन इस बीच कई स्वास्थ्य सहायकों की जो है वो तबीयत भी जो है वो बिगड़ी है और एसएमएस अस्पताल में भी इन्हें जो है वो शिफ्ट किया जाता है। तो आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कोविड स्वास्थ्य है कि यहाँ पर क्योंकि तबीयत खराब होने के बाद डिहाइड्रेशन की जो समस्या है उसको देखते हुए यहाँ पर बोटल्स भी जो है वो
यहाँ पर चलाते हुए नजर आते हैं। तो ये यहीं पर इस प्रकार के इंतजाम जो है वो यहाँ पर तैयार कर रखे हैं कि यहाँ पर कैसे जो है वो इनकी जो तबीयत अगर खराब भी होती है तो यहाँ पर ही इनका इलाज जो है वो करा जाता है। कुछ ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो ऐसे में अस्पताल भिजवाया जाता है। तो ये देखिए, ये तस्वीर दिखाती है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद पूरे अनुशासन के साथ देखिए, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब यहाँ से शहीद स्मारक से ऐसी कोई सूचना आई हो कि इन्होंने कोई ऐसा बिहेव किया जो जायज ना हो, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, अपना प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी रखे हुए हैं। जी सुमित। सौरभ, अगर इनसे बात हो सके, इनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं CHS का, उनसे बात हो सके, पूछिए एक बार कि दिल्ली इनका प्रतिनिधिमंडल गया था, वो वापस तो लौट आया, लेकिन क्या कोई उम्मीद नजर आती है इन्हें दिल्ली से भी अब, या वहां से बैरंग अब लौट आए हैं बिल्कुल? जी बिल्कुल, मैं बात कर लेता हूं, लेकिन जिस प्रकार से ये तमाम लोगों से मिले, ऐसा लगता है कि दिल्ली से भी कोई बात जो है वो नहीं हुई। दिल्ली आप लोग गए थे, दिल्ली क्या कोई रिजल्ट दिखा आप लोगों को? दिल्ली का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। वहाँ पे 4 अधिकारियों से आला कमान से बात हुई है, लेकिन वहाँ भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। और कल से आंदोलन का एक नया रूप स्टार्ट हो गया। कैंडल मार्च जो प्रोग्राम किया था उससे एक है कि राजस्थान के अंदर CHA एक नया इतिहास रचने जा रहा है। जैसे आज गांधी जी के आंदोलन की तरह ये सत्यवादी गांधी जी की तरह आंदोलन चल रहा था, लेकिन सरकार के कानों में अभी तक जू नहीं रहेंगी। उस आंदोलन की रूपरेखा को तैयार करते हुए पूरे प्रदेश भर के अंदर जिला वाइज आंदोलन स्टार्ट किया, जिसमें भरतपुर, दौसा और करौली सवाई माधोपुर में आंदोलन कर चुके हैं। इसी तरह पूरे राजस्थान के अंदर जिला वाइज आंदोलन स्टार्ट हुआ है, जिसमें कर्मचारी वर्ग, किसान नेता और साथी, ग्रामीण साथी और परिजन, ये मिलकर पूरे राजस्थान में आंदोलनरत है। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार मांगे नहीं मान ली जाएगी। मनोज, ये बताओ, आप लोग इतने लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे हो, खाना पीना कैसे अरेंज कर रहे हो आप लोग? क्योंकि इतने लोगों का खाना रोज होना, कोई बैक सपोर्ट कर रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, बैक सपोर्ट हमारा खुद का, परिवार का हमारा बैक सपोर्ट है। और हमारे को ये सवाल मैं तो कहूँगा कि आपने पूछ लिया, प्रशासन भी कहता है कि आपका फाइनेंस कहाँ से हो रहा है, तो हम बता देना चाहते हैं, राजस्थान की सरकार ने 103 करोड़ रुपए जो हमारा तनख्वाह का जो बजट था वही हमारा सपोर्ट है, और हमारे घर से खर्चा आ रहा है, उसी से हमारा खाना चल रहा है। आप शाम को आके यहाँ पे देखोगे, इतने प्यार प्रेम से लोग खाना खाते हैं। प्रत्येक जिला एक दिन खाना खिलाता है और बड़े ही प्यार से खाना खिलाते हैं। यह आंदोलन आपसी प्रेम भाईचारा। खर्चा होता है रोज का आपका? रोज का लगभग 20 से 25 हजार रुपए खर्चा आता है खाने का। वो सारा हम एक टाइम का पूरा अरेंज, एक जिला एक टाइम का करता है, और हमारे जो सैलरी आई थी उसी से ही अरेंज हो रहा है। तो कब तक चलेगी? क्योंकि ज्यादा सैलरी तो है नहीं आप लोगों की, 7,900 रुपए सैलरी थी आप लोगों की। देखिए, हमारी सैलरी हमने मतलब जो कार्य किया था कोरोना के काल के दौरान, वो हमने ये मान लिया है कि हमने जन सेवा की है, और जो सैलरी है उससे ये आंदोलन चलाएंगे। ठीक है, शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।